धी ना दीदी कर दीदी ना दीदी ना तीक तीना तिरके तीना कट्टा दीदी ना धुमकिट घिगे घिगे नना ता तिक दिंगता दिन दिन नना तिकता दिन नना तिकता दिन नना तिकता। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। अभी तक तो आपने मुझको राजनीतिक चर्चा करते हुए देखा होगा। राजनीति पर जो है हम बहुत कार्यक्रम करते थे, लेकिन दिल की बात एमटी टॉक शो के साथ एक कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत किया है। उसमें जो है शास्त्रीय नृत्यांगना, शास्त्रीय क्लासिकल डांस जिसको बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य के जो है कई प्रकार हैं, जिसमें क्या नाम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, उड़िया है, और उसके अलावा भी तमाम ऐसे हैं जैसे मोहिनीअट्टम है। फिर कथक नृत्यांगना आज हमारे यहाँ प्रयागराज की अंकिता की है। आपने वो ढेर सारे परफॉर्मेंस किए हैं। आप जो है छात्रों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। तो बहुत देर ना करते हुए मैं आपकी मुलाकात जो है अंकिता से कराता हूँ, ताकि जो है हम लोग जाने कि ये क्लासिकल डांस इस छोटे से शहर में आपने सीखा, शुरू किया या कर रही है, तो क्या है और क्या इसका वजूद है। तो आज आइए हम लोग अंकिता साहब। अंकिता जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है ना। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, क्लासिकल नृत्य के प्रति आपका लगाव कैसे बढ़ा? मैंने बचपन में हम कभी स्कूल में मैं डांस में सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। हमेशा पीटी में ही सेलेक्ट होती थी। मेरी सारी फ्रेंडें डांस करती थी। मुझे पसंद बहुत था बचपन से ही, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ये हुआ, घर में हुआ कि बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, कहीं उसका मन है। तो भाई लोग फुटबॉल खेलते थे तो मैं कथक में जुड़ गई, और करते हुए टाइम बीता, लेकिन उतना कनेक्शन नहीं हो पाया। बट एक बार मैंने एक परफॉर्मेंस देखी थी, जो बनारस घराने के हैं रुद्रा भैया, तो उनका परफॉर्मेंस देखने में मुझे मजा बहुत आया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी कथक में कुछ तो ऐसी बात है जो मैं कर सकती हूँ। तो तब से मैंने एंजॉय करना स्टार्ट किया, और वही एक पल था जब हमने स्टार्ट किया, मन से स्टार्ट किया, और तब से अब तक की जर्नी है जो कि अभी भी चल ही रही है, और जीवन पर्यंत हम चलाने का प्रयास करेंगे। कथक तो एक बहुत ही यूनिक नृत्य शैली है। अप्सराओं की नृत्य शैली मानी जाती है कि देवताओं के जो है दरबार में अप्सराएं भी कथक नृत्य करती थी। इसमें कहा जाता है कि भाव भंगिमा से आप किसी कहानी का वर्णन कर देते हैं। तो आखिर ये कैसे संभव होता है कि बिना बोले, बिना कुछ कहे, और अपने हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन से आप लोग कहानी, ये कठिन नहीं होता? टफ तो है ये चीज, बट अगर हम बात करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा नहीं जानता है, लेकिन वो धीरे धीरे, अभी उसे भूख लगी होगी तो वो रोने लग जाएगा। अगर आप उसे हंसाएंगे तो खुशी महसूस होगा तो वो हंसने लग जाएगा। तो यही एक भाव है। जब कुछ समय बाद बच्चा पढ़ना सीख जाता है तो वो बोलने लग जाता है धीरे धीरे। लेकिन पहला प्रोसेस क्या था, अपना एक्सप्रेशन द्वारा जो वो भाव होता रहता, उसी को हम नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो ये कितनी छोटी कहानियां इसके द्वारा प्रस्तुत होती हैं, या केवल प्रेम, जैसे कहने को मतलब कि ज्यादा प्रेम से संबंधित जो मतलब भाव होते हैं, उसके ढेर सारे एक्सप्रेशन होते हैं, है ना। हाथ दिखाना हुआ तो हम यहाँ आ गए, आंख दिखाना हुआ तो यहाँ आ गए, मुस्कान दिखाना हुआ तो हमने चेहरे की शैली बना ली। उसके अलावा कितनी भाव भंगिमाएं जो है कथक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? बहुत सारी हैं। और अगर इसमें हम पौराणिक जो कथाएं हैं, जैसे महाभारत, रामायण, महाभारत में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रेम प्रसंग दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे भाव हैं। तो जितने भी सारे भाव हैं सब हम डांस के द्वारा दिखाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो ये क्या केवल चेहरे के द्वारा प्रस्तुत करती हैं, हाथ के द्वारा, या पैर का भी उसमें कुछ रोल होता है? क्योंकि कथक में मैंने देखा कि, मैं आपको एक बेसिक चीजें बताती हूँ कि जैसे आप डांस रिलेटेड नहीं है, तो अगर मुझे ऐसे जो डांस रिलेटेड नहीं उससे समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। तो जो भाव होता है वो हमारे मन में उत्पन्न होता है। हर किसी के मन, हर इंसान के मन में भाव। मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मुझे भी पता है। जो दर्शक है जी, वो नृत्य देख के कैसे समझ लेता है, यस दिस स्टोरी इज टेलिंग। हाँ, वही दर्शक के दिमाग में भाव
उत्पन्न हुआ और उसको हमने फेस मिला दिया तो वो रस हो गया। तो मैंने भाव प्रेजेंट किया आपके सामने अपने फेस के द्वारा, और आपके मन के अंदर जो रस है जो बैठा हुआ है शांति से, उसको मैंने उत्पन्न किया और हम जो कनेक्ट हो गए तो वही भाव उत्पन्न हो गया। वो समझ में आने लगता है। हाँ, वो एक ये कलाकार का अनुभव होता है कि वो कैसे कर रहा है। जैसे मैंने भाव में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं रोने का भाव कर रही हूँ तो मैंने दिखाया कि यस, आपको पता है कि जब इंसान रोता है तो आंसू गिरता है और वो ऐसे ही रोएगा, और मैंने एब्रो को सपोर्ट लिया तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ मैं सच में दुखी हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा चीज दिखा रही हूँ आपको कि मान लीजिए कुछ गलत घटना हो गई और उस चीज को मैंने जब देखा शॉक हो गई तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। जब मैं उस कांपूंगी, उस चीज को सहन करूंगी तो वो आपको फील होगा। तो जो भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसको मैंने चेहरे से प्रकट किया तो आपके मन में जो रस छुपा हुआ है वो उत्पन्न हुआ, तो हम कनेक्ट हो गए। और ये वही कलाकार कर पाता है जो थोड़ा ट्रेंड हो, तो वो समय के साथ धीरे धीरे आने लग जाता है। और उसके दर्शक भी वैसे हों कि जो उस चीज को समझे। हाँ, दर्शक को भी थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये बात और कभी कभी ऐसा होता है कि कलाकार के एक्सपीरियंस करता है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, किस तरीके का उसने सीखा है। कितने साल से आप जो है कथक नृत्य? मुझे 15 साल हो गए हैं सीखते हुए। कितनी उम्र थी जब आपने चालू किया? मैं 5 साल 6 साल? हाँ, तो मैं 5th या 4th क्लास में थी, जितना मुझे याद है। Near about 9 years old. या अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। एक चीज और देखा है मैंने, कुछ मैंने कथक नृत्य देखे हैं, कथक के जो है कलाकारों को भी देखा है, तबले की थाप का बड़ा वो होता है। मैंने ये देखा है कि जितने स्टेप पर तबला बजता है, कथक नृत्य जो है वो उसमें स्टेप कर देता है जी, और वो पैर उसका उसी पर रुक जाएगा। और कभी कभी मैंने देखा है कि तबला वादक जो है वो तबला बजा रहा है, चाहे जिस ताल पे बजा रहा हो, और उस ताल पर वो कथक नृत्य का पैर जो है वो थिरकता रहता है, और जैसे ही तबला वादक का हाथ रुकता है एंड कथक नृत्य तुरंत स्टॉप हो जाता है। ये इसका एक टेक्निकल चीज है कि रिदम और टेम्पो, लय और ताल, तबले वाला और डांसर्स दोनों को ही लय ताल का नॉलेज है और दोनों को टेक्निक पता होता है कि, और हम लोग आपस में इशारा भी करते हैं कि अब भी मतलब मैंने ऐसे कर दिया तो बजाना स्टार्ट कर देंगे, और मैं जैसे ऐसे करूंगी तो रुक जाएंगे। तो हम दोनों के बीच का एक लय बंद होता है कि कैसे हमें मैनेज करना है स्टेज पे, और दोनों लोग भी स्माइल भी करते रहेंगे। कुछ गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, इम्प्रोवाइज हो जाएगा। नहीं, तबले पर कुछ तो आपने ताल के बारे में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ताल है कुछ। हाँ, जैसे जब हम कथक डांस सीखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी तालें बनाई गई हैं। जैसे 3 ताल, एक बेसिक ताल है 3 ताल, जिसमें कोई भी बच्चा पहली बार सीखने आएगा तो उसको सीखेगा ही 3 ताल, और मेजरली परफॉर्म करने के लिए भी 3 ताल को प्रेफर करते हैं। तो वो मुझे भी पता है कि 3 ताल क्या है, तबले वाले को भी बोल पता है कि धा दिन जिंदा, धा दिन जिंदा, धा दिन तिनता, ता दिन जिंदा। अब यही से बंदिश उठ जाएगी। तो मैंने भी इशारा कर दिया तो वो 2 बार बजाया, धा दिन जिंदा, धा दिन जिंदा, धा दिन तिनता। जैसे ही तबला वादक बजाना शुरू करता है, धा 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 दिन, तो वैसे ही नृतक का जो है वो गाड़ी काम करना शुरू कर देता है। ऐसा अपने आप जो है। हाँ, क्योंकि वो हमें पता चल जाता है जब हम लोग साथ में रिहर्सल करते हैं कि हम बोल दे कि 2 आवर्तन के बाद बंदिश उठा देना है। तो मैं भी तैयार हूँ कि 2 आवर्तन लेंगे तबले वाले और स्टार्ट कर देंगे। तो बस हम भी वहीं स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जहाँ रुके वहाँ रुक जाना। अच्छा, मतलब दोनों में तालमेल होता है। हाँ, तालमेल होता है। अच्छा, बिना तबले के जो कथक का नृत्य होना संभव है? नहीं, क्योंकि तबला हमें बेस देता है। अगर म्यूजिक की बात करें तो जो बेस, कभी बहुत दूर से कहीं गाना सुनाई देता है बूम बूम बूम, तो जो बेस हमें जो हार्ट पे जाके बूम बूम आता है वही तबला हमें देता है। तो बेस का भी काम करता है। तो हमें उतनी परफॉर्म, जैसे ही तबला बजना स्टार्ट होता है तो हमें पावर मिलती है कि नहीं अब भी शुरू करना है।
वो मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है। हाँ। हमने तो ये देखा कि कई ताल ऐसे जिसमें बहुत ढेर सारी मात्राएं होती हैं। हाँ। कुछ ताल तो ऐसे हैं जिसमें कम मात्राएं होती हैं, धा 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 धिन धिन धा, मतलब ये हम तो जैसे दादरा जानते ताल है नहीं तो है। 6 मात्रा की है। हाँ। धा धी ना धा धा। हाँ। अब इसी में क्या है कि रूपक रुद्र ताल होगी तो 11 मात्रा है। धा तक धा। अच्छा, मान लिया अगर जो है उसी को रिपीट किया और 2 मिनट तक वही बजाता रहा तो आई थिंक 2 मिनट तक आपको जो है डांस करना पड़ेगा। हाँ, मेजरली अगर पुराने समय में देखा जाए तो लोग 2-2 3-3 घंटा तक डांस करते थे, लेकिन अब समय का परिवर्तन है कि अब सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट ही लोग डांस देखने जाते हैं। लेकिन हम लोग का जब प्रैक्टिस वगैरह होती है 2-3 घंटा तो नॉर्मल है हमारे लिए। 2-3 घंटे बाद लगता है कि अब भी डांस करना चालू किया है हमने। अच्छा, हाँ, इतना स्टेमिना मतलब पैरों में स्टेमिना वो तो बनने लग जाता है धीरे धीरे। अच्छा देखिए, डांस से तो लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत सही रहता है और हर व्यक्ति को डांस करना चाहिए। डांस एक ऐसी कला है जिससे मेंटली फिजिकली हम दोनों तरीके से इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किया है आपने कथक? मैंने ऑल इंडिया परफॉर्म किया है, जिसमें साउथ में भी हम गए हैं, नॉर्थ में गए हैं, ईस्ट में गए हैं, वेस्ट में गए हैं। मतलब मैंने बहुत सारी जगह परफॉर्म किया है और ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। लास्ट हम सिक्किम गए थे परफॉर्म करने के लिए। अंकिता जी, हमने देखा कि क्लासिकल नृत्य के कई घराने हैं, जिसमें अगर हम सबसे नियरेस्ट बात करें तो बनारस घराना भी है, लखनऊ घराना भी है, रायगढ़ का घराना है ना। इस तरीके से कई घराने हैं। और क्या मैं 2 चीजें जानना चाह रहा हूँ, क्या हर घराने की शैली अलग अलग होती है या जो शैली एक ही होती है? एक बेसिक तो सब में एक इक्वल सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे लखनऊ घराने में भाव पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मूवमेंट अवेयरनेस होनी चाहिए। और जयपुर घराने में तेज तराटी रहता है, जल्दी जल्दी बंदिशें होती हैं। बनारस घराने में उसकी अलग शैलियाँ अलग होती हैं। हाँ, शैली कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं हर घराने। जैसे मैंने लखनऊ घराना सीखा है राम मोहन महाराज जी से, जो कि बिरजू महाराज जी के छोटे भाई हैं, तो उनके सिखाने का तरीका कुछ अलग है। जयपुर घराने में गंगानी गुरुजी से मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की है, उनका एक अलग तरीका है। बनारस में रुद्रा भैया से मैंने नृत्य सीखा है, उनका सिखाने का कुछ अलग तरीका है। तो मैं सब जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें सीख के और काम कर रही हूँ। अच्छा, कहने का मतलब कि हर शैली में आप जो है शिक्षा ली है, घर घराने से संबंधित। आपको पता है, पता भी होगा, लखनऊ घराने का संबंध अपने प्रयागराज से है। जी, हमारे इलाहाबाद के पास में ही हंडिया जिला है। हंडिया जिला नहीं है, हंडिया तहसील है। हंडिया तहसील। ईश्वरी प्रसाद जी जो है वो हंडिया के रहने वाले थे। उनके बच्चों ने पहले 3 बच्चे थे, उन लोगों ने पहले फिर शुरू किया, फिर उनके बच्चे हुए तो लखनऊ चले गए, तो वो लखनऊ घराना के नाम से थे, है ना। तो आप भी प्रयागराज की हैं, प्रयागराज घराना भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, जो बड़े लोगों ने बनाया है वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक होता है कि सोलो परफॉर्मेंस, आप सोलो परफॉर्मेंस मैंने आपके बहुत देखे हैं। एक डबल में भी होता है, 2 लोगों के साथ भी होता है, कपल में भी होता है। तो कथक नृत्य जो है वो कौन सा ज्यादा इजी होता है, सोलो या डबल या जो है? दोनों की अपनी अपनी ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों में कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। जैसे सोलो में क्या होता है कि आपको अकेले ही सब कुछ कमांड करना है, संगत करता बैठे हुए हैं। सोलो भी सोलो नहीं होता है, ऊपर संगत करता बैठे हुए हैं, सबके साथ तालमेल होना चाहिए। सारी पब्लिक आपको ही देख रही होती है। अब सोलो परफॉर्मेंस में आपको माइक पे बोलना भी पड़ेगा, परफॉर्म भी करना पड़ेगा, इधर ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। ग्रुप परफॉर्मेंस में क्या होता है कि कई सारे लोग होते हैं, लेकिन सबका स्टेप एक जैसा होना चाहिए। ग्रुप परफॉर्मेंस से बस ये रहता है। इसके लिए तो पहले से प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती है। कोरियोग्राफर, अच्छा आप लोगों के साथ भी कोरियोग्राफर होते हैं? हाँ, मतलब सिखाने वाले होते हैं? हाँ, साथ में वो भी होते हैं कि कोई मतलब जैसे कि मेरा ग्रुप है तो मैंने कोरियो की है, सब बच्चों को सिखाया, सब एक जैसा परफॉर्म करे वो चेक करना है, किसके बाद कौन एंट्री करेगा। जैसे हमारा एक प्ले था राम कथा, तो उसमें मैंने रामायण में जितने भी पार्ट हैं, जैसे पहले से पहले स्वयंवर हुआ, फिर सीता हरण हो गया,
उसके नहीं, तो ये नृत्य के माध्यम से सब हाँ कुछ? सब कुछ मैंने नृत्य के माध्यम से दिखाया कि डांस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सीता और राम जी का विवाह हुआ है, फिर वनवास हो गया है, फिर रावण आया है, तो रावण वही डांस करने वाले बच्चे एक रावण बन गया और एक सीता बन गई है। तो रावण देख रहा है उसको मूंछ कि नहीं अब तो ये मेरी है, और फिर साधु का रूप धर लिया डांस करते करते ही है। और फिर सीता भी पहले कि हाँ ले लीजिए, लेकिन जब हुआ कि नहीं ये तो कोई और आदमी है तो वो लेके चला गया। हाँ, उसका भाव भंगिमा भी बदल जाती है, लेकिन वो शैली नृत्य नहीं रुकता मतलब। हाँ नृत्य कहीं नहीं रुकेगा। अब वानर सेना दिखाने से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रुक के दिखाने लग जाएंगे, हम डांस करते करते दिखाएंगे कि वानर का मुंह ऐसा फूल जाता है, उसको लास्ट में युद्ध दिखा के हम लोग की समाप्ति की ये थी। बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सिखाती भी हैं, कितने छात्र हैं? और सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है जानना कि जो है क्या प्रयागराज में पेरेंट्स जो है वो बच्चों को क्लासिकल नृत्य सिखाने के लिए कंफर्टेबल होते हैं? कभी कभी कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, और इसका मेन रीजन मुझे ये लगता है कि बच्चे आजकल उत्सुक हैं सीखने के लिए, लेकिन बच्चों को एक रास्ता, मतलब शास्त्रीय नृत्य क्यों अच्छा है, उसमें क्या अच्छी चीजें हैं, तो वो बताने वाला कोई नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि कैरियर नहीं है इसलिए लोग नहीं ज्यादा आना चाहते? कैरियर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे में और पढ़ाई के साथ डांस करने वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है उसको मैं आपको बताती हूँ। कि पढ़ाई करने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन जो डांस के पढ़ाई के साथ डांस भी कर रहा होगा, उसमें मेंटली एक्टिव हो जाएगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा, सोशल चीजें करने में उसको, मेमोरी याद करने में इम्प्रूवमेंट हो जाती है उसको। और जो चीजें बच्चे पढ़ाई में 11th-12th में पढ़ रहे होंगे, ये मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमें कथक में सर्किल चक्कर लगाने होते हैं, तो चक्कर लगाने के लिए हमें लट्टू जैसा घूमना होगा, उसमें फिजिक्स का लॉ है, एंगल्स होने चाहिए वरना बच्चा गिर जाएगा। हर स्टेप करने में एंगल चाहिए। तो अगर वो एंगल्स का नॉलेज, पार्ट ऑफ फिजिक्स, हाँ, तो वो चीज को बच्चों को गेम में ही समझाती हूँ कि ऐसा देखो ऐसा होता है, ऐसा देखो ऐसा, तो बच्चों को पहले ही चीज का नॉलेज है। कितने छात्रों को ट्रेन कर रहे हैं? मेरे पास टाइम 15 बच्चे हैं, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बच्चों की हिंदी अच्छी की है, बच्चों को स्कूल में एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं, कुछ बच्चों का इंग्लिश में और साइंस की तरफ लगाव ज्यादा हो गया है, मैथ में बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। तो मुझे पेरेंट्स की तरफ से रिव्यू आता है कि बच्चे ने सिर्फ डांस के साथ आपने कुछ तो अलग कर दिया है। अच्छा अंकिता जी, जैसे क्लासिकल नृत्य में कथक तो है ही है जी, इसके अलावा भरतनाट्यम है जी, कथकली है जी, कथकली और कथक दोनों अलग अलग है। हाँ, कथकली और कुचिपुड़ी है, हाँ, और मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, तो अंकिता केवल कथक ही करती है जी। और किसी में भरतनाट्यम, जैसे हेमा मालिनी की भरतनाट्यम की बढ़िया मानी जाती है, या खाली आप कथक ही क्यों, भरतनाट्यम क्यों नहीं, कुचिपुड़ी क्यों नहीं? ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप मतलब जो किया मैंने कथक से ही किया, फिर अटैचमेंट में उसी से हो गया। लेकिन हाँ अटैचमेंट हो गया, तो हम इसी में लग गए। फिर यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी की चीज कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, इलाहाबाद की, यहीं पे हमारा जन्म भी हुआ है और यहीं रह भी रहे हैं। अभी आप सिंगल हैं? जी। तो कोई पसंद नहीं आया अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है, बस अब तो माँ बाप के ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे आज के बच्चे जो है आधुनिक डांस ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बेली डांस है, डिस्को है, रोबोटिक है, हाँ, ये सारे डांस जो है बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आखिर जो है क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के चक्कर में शास्त्रीय संगीत का जो है वो पीछे चला जा रहा है, लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सरकारें भी नहीं प्रमोट कर पा रही? हाँ, वो तो है कि बच्चे बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा बॉलीवुड काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इधर साइड शास्त्री की तरफ काम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत उसके हिसाब से उनको लगता है कि इसमें ज्यादा कैरियर है। हाँ, तमाम तरह के शो जाते हैं, डांस इंडिया डांस, तो लिटिल चैंपियन, तो ये सारी चीजें, तो हमें लगता है आधुनिक डांस जो आजकल होते हैं छोटे छोटे, इनको मतलब प्रमोटर ज्यादा मिल जाते हैं। हाँ, वो चीजें तो है कि उसको ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं
क्योंकि समय के साथ ऐसा नहीं कि शास्त्रीय नृत्य अपने आप को नहीं बदला है, उसमें भी बहुत सारी चीजें चेंज आप इस बात को तो कह सकती हैं कि भाई इसके लिए कोई सोच नहीं होता, देयर इज नो एनी कंपटीशन। अगर शास्त्रीय नृत्य का भी कंपटीशन होने लगे टीवी पर, सोनी पर आने लगे या किसी चैनल पर आने लगे, तो मुझे लगता है कि ये भी प्रमुख होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, बस वही है, लेकिन उनका क्या है कि उनको पब्लिसिटी चाहिए जिस तरीके से वो दे रहे हैं, पैसा कमाना है। हाँ, लेकिन इसका तो विरोध मैं भी करती हूँ कि क्लासिकल डांस को जो जगह मिलनी चाहिए वो थोड़ा सा नहीं मिल पाती, ऊपर और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम तो जानना चाहेंगे कि कोई स्टेप हम आपसे आपका देखना चाहेंगे, कैसे संभव है किसी ऐसे उस पर बिना तबले के तो आप कर नहीं पाएंगे या कुछ हो सकता है? कोई एक छोटा स्टेप आप हमारे चैनल को जो दिखाइए अपना, वैसे आपके स्टेप तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे हैं। बोल के करके दिखाती हूँ आपको। धी ना धी दी कर, धी दी ना धी धी ना तीक तीना तिरके तीना कत्ता धी दी ना धुम कित घे 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 ना ना ता ता तिक दिन ता दिन दिन ना तिक ता दिन दिन ना तिक ता दिन दिन ना तिक ता। अंकिता जी, आप इतना बढ़िया डांस करती हैं और कथक का डांस करती हैं, आपको अगर मौका मिले कि सरकार से कुछ कहना हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि शास्त्रीय नृत्य को गायब ना होने दे और इसके लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि ये आगे बढ़े और ये जो हमारी पुरानी परंपरा है कहीं लुप्त ना हो जाए समय के साथ। अगर वो आगे कुछ प्रयास करेंगे तो चीजें बदल पाएंगे। लेकिन देखिए, देखा जाता है कि जहाँ सरकारी कार्यक्रम होते हैं वहाँ जो है शास्त्रीय संगीत को महत्व दिया भी जाता है। हाँ, ये तो है, मतलब वहाँ ये है भी बहुत जिसको रोबोटिक डांसरों को नहीं बुलाया जाता है जी। और अच्छा, आपके पास डांस के ग्रुप भी है कि या जो है आप कॉल पर ही जो है जाते हैं, सरकारी कॉल या कोई और? नहीं, मेरा खुद का ग्रुप भी है, नृत्य गंगा के नाम से ग्रुप भी है। अच्छा। और हम लोग कथक परफॉर्म। मेल सदस्य के लिए कथक नृत्य कितना कठिन है या कितना सरल है फीमेल की अपेक्षा? मेल स्टार्टिंग तो मेल ने ही किया। जितने भी बड़े बड़े कथक डांसर आप देखेंगे तो मेल ही हैं और दोनों के लिए इक्वल चीजें ही हैं और लड़कियां तो बहुत बाद में आई, पहले लड़कों ने ही इसे आगे बढ़ाया। ये बात तो सही है, कई लड़कों का डांस मैंने देखा है कथक का, तो कथक आगे बढ़े ये आपकी चाहत है और जो है सरकार को भी इसके लिए कुछ न कुछ करना। आगे क्या? अंकिता जी एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं जिसमें जो है बच्चे सीखते हैं, बच्चों के आगे के लिए कुछ आप लोगों ने प्लान करते हैं, मतलब उनको बढ़ावा कैसे देते हैं? अगर करियर की बात करें तो अगर बच्चे ने सीख रहा है उसको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिलाते हैं हम, जिसके से उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है जिसका प्रयोग वो आगे सरकारी जॉब वगैरह में यूज कर सकते हैं। जैसे एनसीसी वाला करने से हमें कुछ % का ऑफ होता है, तो ऐसा डांस के साथ भी है, रेलवे से वैकेंसीज निकलती हैं और तमाम सांस्कृतिक मंत्रालय भी प्रोवाइड करवाते हैं चीजों को। आप टीचिंग कर सकते हैं, कोरियोग्राफी कर सकते हैं। तो फिर अपने इंस्टीट्यूट को और भी बड़ा करना चाहेंगे? जी जरूर, हम उसी पे लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि नृत्य गंगा इंस्टीट्यूट जो है बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की तरफ अट्रैक्ट करे। तो उसमें और भी शास्त्रीय नृत्य जोड़िए ना, जैसे भरतनाट्यम भी जोड़िए। हम प्रयास में लगे हुए हैं और सिखाते तो हम, मुझे हो गया मैक्सिमम 6 साल से मैं टीच कर रही हूँ, बट अपना एक खुद का जो मेरा सोच है डांस को लेके उस पे हमने काम करना अभी स्टार्ट किया है और इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम इसको इन्वॉल्व करेंगे और भी चीजों को। चलिए अंकिता जी, अंतिम में जो है आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ ऐसी बात कहना चाहें जो हम आपसे पूछना सकें? मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आप आए और एक बार ट्राई करें कि शास्त्रीय नृत्य है क्या, और अगर इसका प्रॉफिट मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली, कल्चर के बारे में, आध्यात्म के बारे में, इमोशनली और फिजिकली हम कैसे स्ट्रांग होते हैं वो हमें ये नृत्य देता है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप आए और जुड़े हमारे साथ और इस चीज को महसूस करें कि हम आगे क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से, शास्त्रीय संगीत का जो है सम्मान हर जगह है,
जी। और वहीं अगर आधुनिक में कोई बेली डांस कर रहा है या कोई डिस्को कर रहा है, कोई रोबोटिक कर रहा है, तो एक कलाकार तो उसको समझता है जी। लेकिन सोसाइटी जो है उसको थोड़ा सा जो है निगेटिव लेती है। ये तो बात है। एज ए एंकर मैं नहीं कहता कि खराब है, बेली डांस कोई कर रहा है तो खराब है, या रोबोटिक कर रहा है तो कोई खराब है, बट व्यूअर के दिमाग में कुछ दूसरी बात है, लगता नहीं आपको? जी, वो इंडिया का कल्चर नहीं है एक्चुअली। मेन इशू यही है कि ये सब चीजें हमारे इंडिया का कल्चर है, जो शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, जिसमें इंडियन का जो कॉस्ट्यूम है दिखाई पड़ता है, जो इंडिया का कल्चर है वो दिखाई पड़ता है, तो लोगों को पसंद आता है। और जो डांस फॉर्म है, बेली डांस है, हिप हॉप, ये सब चीजें जैज वगैरह इंडिया के बाहर के हैं, तो वो दूर से दिखते तो अच्छे हैं लेकिन पास आते हैं तो सोसाइटी भी जो है, मतलब पहले तो उसको ठीक लगेगा, फिर वैसे में चार लोग, लेकिन क्लासिकल डांस को सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं। जी। चलिए अंकिता जी, आज आपने हमको समय दिया और इतनी आपसे हमारी बातें हुई, और आपने इस उम्र में क्या कहते हैं कि आधुनिक डांस को ना चुनकर शास्त्रीय डांस को चुना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरे लिए खुद भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ प्रयागराज की लड़की अंकिता मौर्य थी, जो है कथक की नृत्यांगना है और बहुत ही कुशल नृत्यांगना है। आप अपना इंस्टीट्यूट चलाती हैं और भारतीय कल्चर को संजोए रखने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित भी करती हैं। हम भी चाहेंगे कि जो है आप जरूर उनके यहाँ अपने बच्चों को भेजें, ताकि जो है उनको भी शास्त्रीय संगीत के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में पता लगे। आगे फिर हम किसी मौके पर अंकिता मौर्य से आपकी बात कराएंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।